तो बच्चों, एक नई चीज़ आपको सिखाते हैं। आपने बीजगणित में यानी अलजेब्रा में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग लगाना सीखा होगा। उसी तरीके से अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वेक्टर अलजेब्रा का कर रहे हैं। सदिश बीजगणित बोलते हैं इसको। स्केलर अलजेब्रा एंड वेक्टर अलजेब्रा, दो तरह के अलजेब्रा हैं। 10th क्लास की मैथमेटिक्स जो है, या यूँ कहें 10th क्लास तक की जो मैथमेटिक्स है वो स्केलर अलजेब्रा पर बेस्ड है। वेक्टर अलजेब्रा बड़ी क्लास में पढ़ाई जाती है, 11th में, 12th में। फिजिक्स को पढ़ने के लिए दोनों अलजेब्रा का आना जरूरी है। स्केलर अलजेब्रा भी आना जरूरी है और वेक्टर अलजेब्रा भी आना जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली एक तरीके का मैथमेटिक्स है। और ये जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स फिजिक्स को पढ़ने के लिए जरूरी है। और इसलिए अपन इस मैथमेटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो बायो के स्टूडेंट हैं, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, बिना बेसिक मैथमेटिक्स के अपन फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जो भाषा है वो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स का आना तो अपने को जरूरी है। तो ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये वेक्टर अलजेब्रा कहलाती है। ये भी एक प्रकार का मैथमेटिक्स ही है, मैथमेटिकल टूल ही है जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ाया? वेक्टर एडिशन पढ़ाया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाया, सदिशों का योग करना सिखाया, सदिशों में अंतर निकालना सिखाया। और अब बच्चों में क्या सिखा रहा हूँ आपको? सदिशों का गुणा करना सिखा रहा हूँ कि सदिशों में गुणा कैसे किया जाता है, ये चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए, सदिशों में भी दो तरीके का गुणा होता है। एक को बोलते हैं बच्चों हम स्केलर प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। दो कैटेगरीज में डाल देते हैं इसको, ए और बी में। ए को बोला है हमने स्केलर प्रोडक्ट और बी को बोला है हमने वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अब अदिश गुणा के नियम समझते हैं। बच्चों, मैथमेटिक्स जो है ना वो रूल्स पर बेस्ड है। जब तक हमें मैथमेटिक्स के रूल्स पता नहीं होते हैं, हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इक्वेशंस पर नहीं कर पाते हैं। तो मैथमेटिक्स के रूल्स पता होना जरूरी है। तो हम किसके रूल्स डिस्कस कर रहे हैं? स्केलर अलजेब्रा के रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट के रूल डिस्कस कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट के रूल हम डिस्कशन में ला रहे हैं। देखिए बच्चों, दो सदिश राशियों के अदिश गुणा से, गुणा किसका? सदिश राशियों का। कौन सी टाइप का गुणा? अदिश गुणा। दो सदिश राशियों के अदिश गुणा से प्राप्त होने वाली राशि अदिश राशि होती है। दो सदिश राशियों के अदिश गुणा से प्राप्त होने वाली राशि अदिश राशि होती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क बराबर होता है फोर्स डॉट विस्थापन। कार्य का जो संबंध है वो है F डॉट S। पावर बराबर होता है F डॉट V। फोर्स कैसी राशि है? सदिश राशि है। S मतलब विस्थापन, V मतलब वेग। ये सब सदिश राशियां हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? कार्य अदिश राशि है, पावर अदिश राशि है, F और S के अदिश गुणा से जो राशि आती है वो अदिश राशि है। F और V के ये डॉट अदिश गुणा को निरूपित करता है। ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब है कि हम इनका अदिश गुणा कर रहे हैं। क्रॉस लगाने का मतलब होता है सदिश गुणा कर रहे हैं। कार्य अदिश राशि है, पावर भी अदिश राशि है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर बल और विस्थापन के अदिश गुणा से जो राशि मिलती है वो कार्य है, जो कि अपने आप में एक अदिश राशि है। बल और वेग के अदिश गुणा से जो राशि मिलती है वो पावर है,
वो अपने आप में एक अदिश राशि है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे वैसे वैसे आपको इनसे मुखातिब होने का अवसर मिलेगा। अब यहाँ पर बात को समझिए, रूल्स क्या है। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और मैं चाहता हूँ उनका अदिश गुणा करना। तो अदिश गुणा कहता है ए डॉट बी का मान होता है मोड ए मोड बी इंटू कोस थीटा के बराबर। मतलब कि अगर ये ए है, ये बी है और ये थीटा है, तो इन दोनों का जो अदिश गुणा होगा वो होगा इसकी लंबाई इंटू इसकी लंबाई इंटू कॉस थीटा की, मोड ए मोड बी इंटू कॉस थीटा। ये रूल है ए डॉट बी को कैलकुलेट करने का। और थीटा क्या है यहाँ पर, ए और बी के बीच का कोण। अब मैंने कुछ स्पेशल कंडीशंस ले ली कि अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 का मतलब क्या है कि ए और बी परस्पर लंबवत हो। थीटा 90 का मतलब है ए और बी परस्पर लंबवत हो। तो थीटा 90 होने पर ए और बी परस्पर लंबवत होने पर ए डॉट बी बराबर 0 होगा। यदि थीटा 0 हो, थीटा 0 होने का मतलब कोस 0 1 हो गया, ए डॉट बी बराबर मोड ए इंटू मोड बी। कोस 0 1 हो गया ना, इसलिए यहाँ 1 हो गया। यदि थीटा 180 हो, कोस 180 होता है -1, तो ये हो गया ए डॉट बी बराबर मोड ए इंटू मोड बी इंटू कोस थीटा कोस पाई की वैल्यू -1 हो गई। बच्चों कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे आई डॉट आई का मतलब हो गया मोड आई इंटू कोस 0। आई और आई तो समांतर ही हो गए ना, समांतर सदिशों के बीच का कोण 0, तो आई डॉट आई बराबर 1। ऐसे ही जे डॉट जे बराबर भी 1 और के डॉट के बराबर भी 1। ध्यान रखिएगा, आई डॉट आई करिए, जे डॉट जे करिए, के डॉट के करिए, सबकी वैल्यू 1 ही होती है। इसी तरीके से आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू 0 के बराबर। आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई की वैल्यू 0 के बराबर है। एक और चीज, कारण आई और जे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाला रूल लगाओ। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो उनका अदिश गुणा 0 के बराबर होगा, इसलिए ए डॉट बी 0 के बराबर लिखा हुआ है। यदि थीटा 0 हो तो पैरेलल वाली कंडीशन हो गई। अब मैं आपको बोल रहा था, तो ये तो पैरेलल वाली कंडीशन हो गई और ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हो गई। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के बराबर होता है। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई ये 0 के बराबर होते हैं। कारण आपको समझ में आ ही गया, ये दोनों लंबवत हैं, ये दोनों लंबवत हैं, ये दोनों लंबवत हैं, और दो सदिश अगर एक दूसरे के साथ लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणा 0 के बराबर होगा। ये रूल है। अब मान लीजिए बच्चों, हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए और बी। ए की वैल्यू दे रखी है ए एक्स आई, ए वाई जे और जेड के, और बी की वैल्यू दे रखी है बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। आप सोच रहे होंगे ए एक्स, ए वाई और ए जेड क्या है। ए एक्स, ए वाई, ए जेड क्या है। ए एक्स ए का एक्स दिशा का घटक है, ये इसका वाई दिशा का घटक है, ये इसका जेड दिशा का घटक है। ऐसे ही बी एक्स, बी वाई और बी जेड सदिश बी के एक्स, वाई और जेड दिशा में घटक है। जब आप दोनों सदिशों को का डॉट प्रोडक्ट लेते हो बच्चों, तो इसका इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो संबंध बन के आता है हमारे पास ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। कारण बिल्कुल सिंपल है,
अगर आप इस पद का इन तीनों के साथ गुणा करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा और ए एक्स बी एक्स रह जाएगा, और आई डॉट जे आई डॉट के, इसका इसके साथ लंबवत, इसका इसके साथ लंबवत, इसका इसके साथ लंबवत, इसलिए 0, इसका इसके साथ लंबवत, इसलिए 0। इसका जब तीनों के साथ करेंगे तो इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ तो 1 हो जाएगा, इसका इन दोनों के साथ 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ 1 हो जाएगा, इसका इन दोनों के साथ 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये संबंध आपको याद रखना, ये संबंध आपको याद रखना, ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बच्चों, कई बार हमसे दो सदिशों के बीच में कोण निकालने के लिए भी कहा जाता है कि दो सदिशों के बीच में कोण ज्ञात करिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सपोज दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो हम cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू यहां से cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ए डॉट बी की वैल्यू एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, मोड ए की वैल्यू तो ये हो ही गई। किसी भी सदिश का परिमाण कैसे लिखते हैं? अंडर रूट एक्स वाई जेड घटकों के वर्गों का योग, और बी का परिमाण कितना हो गया? अंडर रूट बी एक्स बी वाई बी जेड घटकों बी जेड के वर्गों का योग। तो इस सूत्र की सहायता से आप दो सदिशों के बीच का कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, उस एग्जाम्पल की सहायता से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एक वस्तु है, इसके ऊपर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज रेखा से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, HL का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा 30 डिग्री पर लगाया गया और इस बल ने वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश 10 मीटर तक विस्थापित किया। ठीक है, अब सवाल में पूछा गया है बल F द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? बल F द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ऐसे समझिए, एक सूटकेस है, सूटकेस को अपन ऐसे पकड़ के डोरी से खींच रहे हैं, ऐसे खींचते चले जा रहे हैं, तो हम बल तो यूं लगा रहे हैं लेकिन सूटकेस ऐसे चल रहा है, तो फोर्स ऐसे लगा और सूटकेस ऐसे डिस्प्लेस हुआ, ऐसे विस्थापित हुआ। तो कैलकुलेट करना है बल F द्वारा किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें कार्य का सूत्र भी दिया हुआ है। सवाल में हमें बताया हुआ है कि W का वैल्यू F डॉट S के इक्वल होता है, F डॉट S के इक्वल होता है। तो अब देखिए क्या करें, सॉल्यूशन लिखते हैं। W इक्वल टू F डॉट S, और F डॉट S की वैल्यू किसके इक्वल होती है? A डॉट B की वैल्यू किसके इक्वल होती है? मॉड F मॉड S cos थीटा के इक्वल होती है। मॉड F यानी बल की मात्रा, वो कितनी है? 10 न्यूटन है। विस्थापन की मात्रा कितनी है? 10 मीटर है। दोनों आपस में कितने कोण पर हैं? 30 डिग्री के कोण पर हैं। तो कुल कितना हुआ? 100 इंटू cos 30 का मतलब कितना हुआ?
√3/2, यानी अल्टीमेटली हमारा जवाब कितना हुआ 50√3। जवाब कितना हुआ हमारा 50√3 जूल। ठीक है बच्चों, दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। यानी कि इस बल ने वस्तु को यहां से यहां तक खिसकाने के लिए जो कार्य किया वो 50√3 जूल के इक्वल है। कार्य का मापन कौन सी इकाई में करते हैं? जूल में करते हैं। कार्य का मात्रक क्या है बच्चों? जूल। ऐसे ही चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए F दिया हुआ है 2i + 3j + 4k। F दिया हुआ है 2i + 3j + 4k न्यूटन। एंड S दिया हुआ है i + j + k इन मीटर। क्या मतलब है बच्चों? वस्तु के ऊपर जो बल लग रहा है उसका x घटक 2, y घटक 3, z घटक 4 है। इसका मतलब x दिशा में 2 है, y दिशा में 3 है, z दिशा में 4 है न्यूटन। विस्थापन दिया हुआ है i j k, यानी वस्तु 1 मीटर x में, 1 मीटर y में और 1 मीटर z में विस्थापित हुई है। और अपने को फिर से कैलकुलेट करना है W। आप सोच रहे होंगे कि फर्क क्या है इसमें और उस सवाल में, अंतर क्या है? अंतर क्या है वो समझने की कोशिश करिए। अंतर ये है कि इस सवाल में जो F दिया हुआ है और इस सवाल में जो F दिया हुआ है उसके अंतर को समझिए। इसमें F मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है, इसमें F कंपोनेंट्स में दिया हुआ है। कंपोनेंट लेना मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर फोर्स मैग्नीट्यूड में है, यहाँ कंपोनेंट्स में है। यहाँ पर विस्थापन मैग्नीट्यूड में है, यहाँ पर कंपोनेंट्स में है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स दे रखे थे तो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पर दोनों के कंपोनेंट्स दिए हैं तो मैं कंपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। W = F.S, और F.S जब करेंगे तो 2 + 3 + 4, क्या लिखा था मैंने कंपोनेंट फॉर्म में? दोनों के x कंपोनेंट, दोनों के y कंपोनेंट, दोनों के z कंपोनेंट के प्रोडक्ट्स लेके एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4। इज इट क्लियर? यस। तो बच्चों टोटल वर्क कितना हुआ? 4 + 3 + 2 9। इज इट क्लियर? तो बात समझ में आई? दोनों सवालों में अंतर क्या है? दैट क्वेश्चन इज इन मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड दिस क्वेश्चन इज इन कंपोनेंट फॉर्म। अब बच्चों इसी सवाल का जो अपन ने बाद में जो क्वेश्चन डिस्कस किया, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट, फाइंड एंगल बिटवीन F एंड S। इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहा होगा? हम इन दोनों के बीच में एंगल भी पता लगा सकते हैं। कैसे डिटरमाइन करेंगे? cos थीटा, you know cos थीटा is प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स, तो ये हो जाएगा
एफ एस एफ एक्स एस एक्स कोसिटा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड का सम, ए की जगह यहाँ एफ है, बी की जगह यहाँ एस है, तो इनके एक्स का, इनके वाई का, इनके जेड का प्रोडक्ट, तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 2 into 1, 3 into 1, 4 into 1, 2 3 4। और अब एक चीज निकाल लेते हैं अपन, मोड एफ। मोड एफ कैसे निकालेंगे, मोड एफ निकालना सिखाया मैंने आपको, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया मैंने आपको, उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स के स्क्वायर करके उनका एडिशन करके रूट लें, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ऐसा स्विंग करें, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो कौन है, 1 1 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कोसीटा, कोसीटा इक्वल टू 9 अपॉन, ये कितना हुआ बच्चों, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 9 अपॉन अंडर रूट 81, और अंडर रूट 81 की वैल्यू होती है 9, तो ये होगा 9/9, यानी कि आंसर इज 1। सॉरी, यस, यहाँ पर ठीक कर लें, इट्स नॉट 81, इट इज 87, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। अब आपसे एंगल पूछा है तो कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिख दीजिए उसको, तो थीटा इज कॉस इनवर्स 9/√87। दिस इज फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। यानी कि क्या मतलब है मेरी बात का, हमने 2 सवाल किए एक ही सवाल में। एक बार मैंने पूछा इन दोनों ने, इस फोर्स ने कितना वर्क किया, तो आंसर था ये। दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो आंसर है ये। चलिए एक और सवाल हम लेते हैं बच्चों। A इक्वल टू दिया हुआ अल्फा आई प्लस 3J प्लस 4K एंड B दिया हुआ है, B दिया हुआ है I प्लस J प्लस K। 2 वेक्टर्स हमको दिए हुए हैं, A तो ये दिया हुआ है, B ये दिया हुआ है, और हमें पता लगाना अल्फा का वैल्यू कितना होगा इफ A is mutually perpendicular to B। क्या है क्वेश्चन समझिए पहले। हमें A और B की वैल्यू दी हुई है, A और B की वैल्यू दी हुई है, और हमें अल्फा की वैल्यू पता लगानी है, साथ में कंडीशन अपने को दी हुई है। कंडीशन क्या है, एंड बच्चों हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड बी। तो देखिए क्या हो, सॉल्यूशन पे चलते हैं। इफ A and B are
म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंबवत बोलते हैं अंग्रेजी में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंबवत। तो ए डॉट बी का मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। बहुत बेसिक सी कंडीशन याद रखिए, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। आइए चलिए इनके डॉट प्रोडक्ट पर चलते हैं। जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो अल्फा इंटू 1 अल्फा, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4 इक्वल टू 0, 4 प्लस 3 7, तो अल्फा इक्वल टू -7। यही आंसर हो गया है हमारे क्वेश्चन का। तो है या नहीं बच्चों आसान? कितना खूबसूरत सवाल था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बात पूछने का ढंग अलग। तो बच्चों हमारा डिस्कशन सदिशों की गुणा पर चल रहा है। आइए दूसरे प्रकार के गुणा पर चर्चा करते हैं। कल अपन ने दो सदिशों की अदिश गुणा पर चर्चा करी थी, आज अपन दो सदिशों के सदिश गुणा पर चर्चा करते हैं। कल और आज में के डिस्कशन में, यानी अदिश गुणा और सदिश गुणा के डिस्कशन में जो मूल अंतर है बच्चों, उस मूल अंतर को अपने को समझना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि दो सदिशों का जब हम अदिश गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली राशि अदिश राशि होती है, और दो सदिशों का जब हम सदिश गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली राशि सदिश राशि होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब दो सदिशों का अदिश गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली राशि अदिश राशि होती है। जब दो सदिशों का सदिश गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली राशि सदिश राशि होती है। जाहिर है जब एक सदिश को आप दूसरे सदिश के साथ गुणा करेंगे तो नई राशि जो मिलेगी वो भी सदिश भी हो सकती है और अदिश भी। अगर अदिश गुणा से मिल रही है तो अदिश राशि होगी, और सदिश गुणा से मिल रही है तो सदिश राशि होगी। ठीक बच्चों, चलिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं आपके लिए, बात को समझने का प्रयास करिएगा। दो सदिश राशियों के सदिश गुणा से प्राप्त होने वाली राशि सदिश राशि होती है। पहला पॉइंट, मुख्य पॉइंट। ए एक राशि, बी दूसरी राशि, एंड सी जो है ना बच्चों वो है तीसरी नई राशि जो इन दोनों के गुणा से मिल रही है, और सी बराबर होगा ए क्रॉस बी। तो मॉड सी, अब सी में दो बातें होंगी क्योंकि सी अपने आप में एक डायरेक्शन है, तो सी में दो बातें होंगी। एक, सी में मैग्नीट्यूड होगा और सी में डायरेक्शन होगी। तो सी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को लिखेंगे बच्चों हम ए बी साइन थीटा। और यहां पर सी बराबर हो जाए, और सी की डायरेक्शन लिखेंगे ए कैप क्रॉस बी कैप। दोनों बातों को ध्यान से समझ लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इस पूरी राशि का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, और इसकी डायरेक्शन लिखनी है तो इन दोनों के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखा लेंगे। सी की दिशा उस तल के लंबवत होती है जिस तल में सदिश ए वो बी स्थित होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो फिगर बनाए हैं आपके सामने। ये बोर्ड का प्लेन, यानी वो प्लेन जिसमें बोर्ड है, ये ए और ये बी। ए क्रॉस बी करना है बच्चों, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करिए। मैंने लिखा सी कैप की दिशा दाएं हाथ के अंगूठा नियम से ज्ञात की जाती है। दाएं हाथ का अंगूठा नियम समझिए। अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ए से बी की तरफ घुमाइए। दाएं हाथ की उंगलियों को ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो बच्चों अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। ए से बी की तरफ घुमाएंगे, अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो हमने क्या लिखा? सी तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। अगर मैं इसका गुणा इसके साथ करता हूं तो सी की दिशा ऐसे तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। बच्चों एक बहुत बेसिक बात का हमेशा ध्यान रखिए, एक सदिश राशि को जब हम दूसरी सदिश राशि के साथ
क्रॉस गुणा करते हैं तो नई सदिश राशि उस तल के लंबवत होती है जिस तल में इस्तेमाल की गई दोनों सदिश राशियां मौजूद थी। जैसे यहाँ पर ये दोनों सदिश राशियां बोर्ड के तल में है तो बोर्ड के तल के लंबवत रेखा ये वाली हुई। अब इसमें दो बातें हो सकती है, बाहर और अंदर। तो यहाँ पर देखना है तो उसके लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल करें। दाएं हाथ का अंगूठा नियम, अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को पहले सदिश से दूसरे सदिश की तरफ घुमाएं। दाएं हाथ की उंगलियों को, जैसे मुझे ए क्रॉस बी देखना है तो ए क्रॉस बी तल के लंबवत बाहर की ओर, सी कैप किसके बराबर है बच्चों? ए क्रॉस बी के। तो ए से बी की तरफ उंगलियां घुमानी है, ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाई, अंगूठा बाहर, इसलिए मैंने लिखा हुआ है सी, तल के लंबवत बाहर। बच्चों इस फिगर में देखिए क्या हो रहा है, ए और बी, अंगूठा क्या चाहिए? सी क्या है? ए क्रॉस बी। तो ए से बी की तरफ घुमाएंगे। अगर इस स्थिति की बात करें तो सी तल के लंबवत बाहर होगा, अगर इस स्थिति की बात करें तो सी तल के लंबवत अंदर हो जाएगा। कैसे? अंगुलियों को ए से बी की तरफ घुमाएं। ये अंगुलियां, दाएं हाथ की अंगुलियां ए से बी की तरफ जा रही हैं, अंगूठा अंदर चला गया, इसका मतलब सी तल के लंबवत अंदर की ओर है। ओके बच्चों, अब एक बात समझने की है कि जब आप नोटिस करें, अगर हम ये ए और ये बी है तो बच्चों आपको पता है ए प्लस बी, ए और बी के बीच में कहीं होता है, योग में पढ़ाया था आपको, त्रिभुज नियम में पढ़ाया था। अगर ये ए ये बी तो ए प्लस बी बीच में कहीं होगा, और ए क्रॉस बी आपका बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। तो आप सोचिए ए क्रॉस बी और ए प्लस बी के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो एक और बात समझ लें, ए क्रॉस बी जो सदिश होता है वो तो इधर की तरफ हो गया, और ए प्लस बी सदिश इधर की तरफ हो गया। तो ए क्रॉस बी और ए प्लस बी सदिश परस्पर लंबवत सदिश होते हैं। कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि दो सदिशों को क्रॉस गुणा किया जाए और दूसरा दो सदिशों का योग किया जाए, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों की विशेषता क्या है? कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। दो सदिशों का क्रॉस गुणा करने से प्राप्त होने वाली राशि और दो सदिशों को जोड़ने से प्राप्त होने वाली राशि परस्पर लंबवत होती है। ये राशि और ये राशि परस्पर लंबवत होगी। अब इस बात का मतलब क्या हुआ बच्चों? बात समझिएगा। यहां पर मैंने लिखा सी कैप डॉट, ये प्लस है बच्चों, प्लस, हाँ ध्यान रखिएगा, दिस इज प्लस। दिस इज प्लस। अब क्योंकि सी कैप मतलब सी की डायरेक्शन, तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, ए कैप यानी इसकी दिशा में इकाई सदिश, बी कैप यानी इसकी दिशा में इकाई सदिश, दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों का सदिश जो मिलेगा वो बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो सी कैप जो होता है बच्चों वो ए कैप प्लस बी कैप के लंबवत होगा, और लंबवत होने के कारण उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। ऐसे ही सी वेक्टर भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के लंबवत होगा। तो लंबवत जब होते हैं दो सदिश तो एक दूसरे के बिंदु गुणा 0 देते हैं, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। सी वेक्टर जो सी कौन है? ए और बी के क्रॉस गुणा से मिलने वाला, ए और बी के क्रॉस गुणा से मिलने वाला जो है वो ए प्लस बी के लंबवत है। उसी बात को मैंने यहां पर इस वे में लिख दिया। अब यहां पर कुछ और बातें समझने की है बच्चों, उन पर हम आगे की तरफ चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार स्नेह हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है, और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें।
मैं कुछ स्पेशल केसेस ले रहा हूं। मॉड सी इक्वल टू था मॉड ए, मॉड बी साइन थीटा। सी वेक्टर था हमारे पास ए क्रॉस बी, तो मॉड सी की वैल्यू ये लिखी थी मैंने आपको। मॉड सी फर्स्ट केस इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा क्या है यहां पर, थीटा है ए और बी के बीच का कोण। अगर थीटा 0 है, थीटा 0 है का मतलब क्या हुआ, या तो ये इसकी दिशा में या ये इसकी दिशा में, दोनों एक ही रेखा पर है। तो थीटा बराबर 0 होने पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मॉड सी बराबर 0 हो जाएगा। सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मॉड सी की वैल्यू हो जाएगी मॉड ए मॉड बी के इक्वल। साइन 91 हो गया तो मॉड ए इंटू मॉड बी, ये हो गया। अब एक और पॉइंट समझ लें, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई और आई समांतर हो गए। समांतर का मतलब थीटा 0 हो गया, 0 का मतलब साइन 0 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। मैंने आपको समझाया था बच्चों, आई क्या होता है, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। जे क्या होता है, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। के क्या होता है, जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। तो आई जे के एक्स वाई जेड की दिशा में इकाई सदिश हो चुके हैं बच्चों। तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा। इसी क्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बराबर होता है बच्चों के, जे क्रॉस के बराबर होता है आई, एंड के क्रॉस आई होता है जे। ये आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं x को y की तरफ घुमाऊं, तो x को y की तरफ घुमाऊंगा तो मोटा, ये जेड आप ऐसा तिरछा देख रहे हैं ना, ये जेड ऐसे तिरछा नहीं है बेसिकली, ये जेड है ना ऐसे बाहर की तरफ है। ये प्लस x, ये प्लस y, ये प्लस z। तो जेड इस तरीके से आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। तो x क्रॉस y करूंगा तो ऐसे अंगूठा बाहर निकल के आ रहा है। x मतलब y मतलब j, तो i क्रॉस k बराबर k। इसी तरीके से अगर y को z की तरफ घुमाऊंगा, y किधर की तरफ है ऐसे, z किधर की तरफ है ऐसे। तो अगर मैं y को z की तरफ घुमाऊंगा ऐसे, z इधर है ना बाहर, तो अंगूठा किधर गया इधर, ये देखिए, तो j क्रॉस i बराबर i। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, सिंपल बात आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। i और j का गुणा k देता है, j और k का गुणा i देता है, और इसको इस फॉर्म में याद रखिए। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अब यहां पर एक और चीज समझ लें, माना ए बराबर एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी बराबर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ए क्रॉस बी अगर हमें करना है तो इसका इसके साथ क्रॉस गुणा करेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे क्रॉस
अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तब क्या होगा देखिए, इस पद को इन तीनों पदों के साथ क्रॉस गुणा करिए, तो i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा हमारे पास। चलिए इस पद को इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, तो i क्रॉस j यानी k, तो ax इंटू बी वाई इंटू आई क्रॉस जे यानी k प्लस एक्स बी जेड इंटू आई क्रॉस के। बच्चों k क्रॉस आई जे होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। चाहे तो आप यहां नोट भी कर लें, इन सब का उल्टा माइनस में होगा। j क्रॉस आई माइनस k क्रॉस j माइनस आई क्रॉस k माइनस j। आई सिंपल बात, इसका इससे तो ये मिलेगा, इसका इससे तो ये मिलेगा, और इसका इससे तो ये मिलेगा, और उल्टा चलेंगे तो माइनस में मिलेंगे। j क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। तो आई क्रॉस जे तो k हो गया, आई क्रॉस के यानी कि माइनस जे हो गया, तो माइनस जे। तो ये तो इस पद का इन तीनों के साथ क्रॉस गुणा मिला। इसी तरीके से अब इस पद का बाकी तीनों के साथ करेंगे। j क्रॉस आई करूंगा तो माइनस के मिलेगा, j क्रॉस आई माइनस के, तो ए वाई इंटू बी एक्स, जे क्रॉस आई माइनस के प्लस जे क्रॉस जे 0, ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के वहां से देखो आई, ये आई हो गया। अब बचा ये पद के क्रॉस आई यानी कि जे, ए जेड बी एक्स के, सॉरी जे, के क्रॉस जे करेंगे माइनस आई माइनस ए जेड बी वाई आई, और के क्रॉस के 0 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लें क्या किया मैंने, इस पद का तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई क्रॉस जे के हो गया, आई क्रॉस के माइनस जे हो गया, ये एक्स बी वाई आ गया, ये एक्स बी जेड आ गया। इस पद का देखिए, इसका इसके साथ 0 हो जाएगा। अब अच्छा इसके साथ और उसके साथ जे क्रॉस आई माइनस के आ गया, ए वाई बी एक्स आ गया, ए वाई बी जेड आ गया, जे क्रॉस आई के हो गया, आई हो गया, जे क्रॉस के आई हो गया। अब तीसरे पद का देखा, इसका इसके साथ 0 हो जाएगा। अब बचा इन दो के साथ, एक जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई ये जे हो गया, के क्रॉस जे वहां से देखिए, के क्रॉस जे माइनस आई हो गया, ये माइनस आई आ गया, और ए जेड बी वाई आ गया। अब इन सबको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी बराबर, सबसे पहले आई के गुणांक लिखिए। आई का एक पद तो ये रहा, एक पद ये रहा, सबके दो पद दिखाई देंगे आपको।
आई का ये रहा एक पद, तो ये हो गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई, ये आई का पद हो गया। जे का पद ढूंढिए, जे का पद ये रहा, एक पद ये रहा जे का और एक पद ये रहा जे का। ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये जे का पद हो गया, प्लस के का पद ढूंढिए, एक के का पद ये रहा, एक के का पद ये रहा। ए एक्स बी वाई एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। तो इस तरीके से हमको ए क्रॉस बी की प्राप्ति हो जाएगी। देखो बच्चों, एक और मेथड है ए क्रॉस बी को लिखने का। हम ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब इसको ओपन करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है इसको ओपन करने का। मुझे जब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना हो तो मैं इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ दूंगा और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ए वाई बी जेड माइनस फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब निकालना हो तो माइनस जे लिखा जाता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। आप सिंपली इसको लिखने का तरीका समझ लें, क्योंकि इसकी जरूरत है। क्यों माइनस लिखते हैं? वो डिटर्मिनेंट के रूल्स के हिसाब से लिखते हैं। अपने बायो के स्टूडेंट है, अपने को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो माइनस जे, अब इसका जब लिखूंगा तो इसका कॉलम देखिए और इसकी रो देखिए। इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ और उसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। इसी तरीके से जब इसका लिखूंगा तो इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ देंगे, फिर बचे ये 4, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। माइनस केवल जे के साथ लेना है, बाकी इन दोनों के साथ एज इट इज प्लस में ही लेना है। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।